नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर। मेरा नाम है केशव पाल और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ टीसीएस। चलिए देखिए, हमारा जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन आंसर है वो है सीए इंटरमीडिएट लेवल का मई 25 एडिशन के लिए जो स्टडी मटेरियल है उसमें चैप्टर नंबर 14 टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट योर नॉलेज में पेज नंबर 14.28 से। पहला क्वेश्चन है जी, वेदर द रेट ऑफ टैक्स 0.50% नोटिफाइड अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 में क्या होता है? टीसीएस की डिडक्शन इज सीजीएसटी और एसजीएसटी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है जी, क्या जो ये रेट है 0.50%, क्या ये सिर्फ सीजीएसटी के लिए रेट है या क्या फिर ये सिर्फ एसजीएसटी के लिए रेट है या क्या फिर ये रेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों के लिए है? तो हमारा आंसर होगा जी, ये जो रेट है 0.50% ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों के लिए है। 0.25% सीजीएसटी के लिए है और 0.25% एसजीएसटी के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, इज एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर? क्या कहता है जी? क्वेश्चन कहता है कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जो क्या सभी को क्या सभी पे टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे? नहीं सर, सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। देखिए नॉर्मली तो लगते हैं, यस सभी पे लगेंगे, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, इसलिए मैंने आपका आंसर दिया कि नहीं सभी पे नहीं लगेंगे। तो जब हम क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करेंगे तो हम सबसे पहले कहेंगे हाँ जी सबके ऊपर लगेंगे। सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे जो कि पेमेंट कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो वो टीसीएस डिडक्ट करेगा पेमेंट सप्लायर को पेमेंट करते टाइम। लेकिन सर कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए एक्सेप्शंस क्या है, अगर सप्लायर ईसीओ के थ्रू एग्जम्प्ट सप्लाई करता है तो कभी भी टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगते जी। नंबर सेकंड हमने पढ़ा था, अगर कोई सप्लायर वो गुड्स या वो सर्विसेज सेल करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जिन पर रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है, तो इस केस में भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगला है सर, व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। देखिए जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। अगला पॉइंट है सर आपका, व्हेन सप्लायर सप्लाई हिज ओवन प्रोडक्ट थ्रू हिज वेबसाइट। अगर सप्लायर अपना ही प्रोडक्ट अपनी ही वेबसाइट से बेच रहा है तो क्या टीसीएस क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पिक्चर में आएगा? नहीं सर, तो कोई भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगला पॉइंट है सर, वेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एन एजेंट। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक एजेंट है तभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते सर। चलिए अगला है सर, व्हेन सप्लायर इटसेल्फ रिसीव द पेमेंट। जब सप्लायर खुद ही पेमेंट रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पर पेमेंट रिसीव नहीं करती, तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस डिडक्ट नहीं करेगा जी। चलिए देखिए, अगर इंस्टीट्यूट का आंसर देखें तो हमारे पास 3 पॉइंट्स में आंसर दिया गया है। सेक्शन नंबर 9.5 भी हमने पढ़ा था सर। 9.5 के लिए हमने कहा था कि अलग से बातें पढ़ेंगे, तो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो 3 पॉइंट में दिया है। आप इससे ज्यादा पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हैं अपना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सर आपका, स्टेट वेदर द प्रोविजंस pertaining to tax collected at source, that is TCS, under section 52 of CGST Act will be applicable if FITN Limited sells a watches on its own website। देखिए अगर एक कंपनी अपनी ही वेबसाइट से अपनी वॉचेस सेल करती है तो क्या हमने पढ़ा था टीसीएस के अंदर एक्सेप्शन आती थी? अभी तो पढ़ा था हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि अगर सप्लायर अपनी ओन वेबसाइट से सामान बेचता है तो कभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। तो सर इस केस में कभी भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि जो सप्लायर है वो अपनी वेबसाइट से सामान बेच रहा है, ना कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट से। चलिए सर अगला पॉइंट आता है सर, क्वेश्चन नंबर 4, there is no onus of filing any monthly and annual statement by electronic commerce operator
एग्जामिन द टेक्निकल वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग रेलेवेंट प्रोविजंस। देखिए सर, ये कह रहा है कि टीसीएस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उनको कोई मंथली या कोई एनुअली स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो भी एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होती है उसको एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है सर। एक मंथली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है और एक एनुअली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। मंथली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है इसको जिस महीने की स्टेटमेंट फाइल करनी है उससे नेक्स्ट महीने की 10 तारीख तक सर। और जो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है सर जिस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी है, जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद जो 31 दिसंबर आएगा वहां तक एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं सर। ये कौन? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है सर आपका, स्टेट वेदर द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट विल बी एप्लीकेबल if ABC Limited, who is a dealer of Royal brand, sells watches through Flipkart, an electronic commerce operator। सर क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, हमारी जो ट्रांसलेशन है इन हिंदी या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज, अगर किसी की रीजनल लैंग्वेज है अदर देन हिंदी है, जैसे तमिल के स्टूडेंट्स हैं उनकी तेलुगु होगी, मलयालम के स्टूडेंट्स हैं उनकी मलयालम होगी, तो हमें जो क्वेश्चन ट्रांसलेट करना है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। सर आपकी ट्रांसलेशन अगर अच्छी हुई, अगर आपने क्वेश्चन की ट्रांसलेशन अच्छी कर दी, जिसकी मदर टंग इंग्लिश है, अगर साउथ के बंदे हैं, सभी तेलुगु तमिल नहीं बोल पाते, साउथ के कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर फुल इंग्लिश बोली जाती है, केरला, वहां के बच्चे क्या करते हैं, फुल इंग्लिश में पढ़ते हैं सर। देखिए मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझानी है आपको कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो अगर हमारी जो मदर टंग है, जो हम नॉर्मली जो भाषा बोलते हैं, अगर वो हिंदी है तो हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, अगर हमारी इंग्लिश है तो ऑलरेडी इंग्लिश में तो क्वेश्चन है ही, तेलुगु है तो हम तेलुगु में ट्रांसलेट करेंगे, हरियाणवी है सर अपनी हरियाणवी में ट्रांसलेट करेंगे। मेन पर्पस क्या है सर हमारा, क्वेश्चन का आंसर देना। जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब तक हम क्वेश्चन का आंसर कभी दे नहीं पाएंगे सर। तो क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ेंगे एग्जाम टाइम में, ताकि क्वेश्चन को पढ़ के हम अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर देंगे इसका, तो बड़े आसान से आप आंसर दे पाओगे अगर आपको प्रोविजंस लर्न है तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है सर, ये कहता है स्टेट वेदर द प्रोविजंस pertaining to tax collected at source under section 52 of CGST Act will be applicable। क्या क्या मीनिंग हुआ सर इतनी बात का? इतनी बात का मीनिंग हुआ सर कि क्या जो प्रोविजंस हैं टीसीएस के, जो प्रोविजंस हैं अंडर सेक्शन 52, क्या ये एप्लीकेबल होंगे? कब सर? अगर एबीसी लिमिटेड एक डीलर है रॉयल ब्रांड का और अपनी वॉचेस सेल करता है थ्रू फ्लिपकार्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। देखिए सर इसका आंसर बड़ा सिंपल आंसर होगा सर। हमने पढ़ा तो था सर, अगर कोई सेलर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसी कस्टमर को, और जहां पर पेमेंट भी कौन कलेक्ट करता है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इस केस में टीसीएस के प्रोविजंस हमेशा एप्लीकेबल होंगे। तो सर हमारा जो आंसर होगा वो होगा, अगर एबीसी लिमिटेड जो डीलर है रॉयल ब्रांड वॉच का, सेल करता है अपना प्रोडक्ट थ्रू फ्लिपकार्ट, तो इस केस में टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और कौन टीसीएस डिडक्ट करेगा? तो फ्लिपकार्ट, बेसिकली फ्लिपकार्ट लिखना चाहते थे और इन्होंने फ्लिपकार्ट लिख दिया आंसर के अंदर। तो सर हमारे टोटल जो 5 क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए सर हमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हम कहां से करें? देखिए बच्चे, आप किसी भी टीचर का स्टडी मटेरियल उठा सकते हैं, या फिर मैं कहूंगा सबसे पहले इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल चेक कीजिए। अब सर आप बोलोगे कि सर हमने तो कर लिया इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आपने सीए इंटर का स्टडी मटेरियल कवर किया है, तो क्या सर हम सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल भी रेफर करें? देखिए बच्चे, कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं, बल्कि मैं कहूंगा जो सीए इंटर में जितने भी चैप्टर हैं हमारे, वो सारे के सारे एज इट इज सीए फाइनल में ऐसे के ऐसे अप्लाई होते हैं। क्या मीनिंग हुआ सर बात का? सर मीनिंग हुआ ये बात का कि जो सीए फाइनल के जो बच्चे हैं वो सीए इंटर का सिलेबस तो पढ़ते ही हैं, साथ में कुछ अलग से चैप्टर्स भी पढ़ते हैं।
सीए फाइनल के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो सर कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल से आपको क्वेश्चन दे देता है। अब आप कहोगे सर हमारे ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल। देखिए सर, जो क्वेश्चंस दिए हैं सीए इंस्टीट्यूट ने आईपीसीसी में, दैट इज इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन दिए, थोड़े बच्चों वाले क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो उसने सीए इंटर में डाल दिए, और जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो डाल दिए उसने सीए फाइनल में। अब बच्चा क्या करता है सर, सेल्फ स्टडी वाला बच्चा, स्टडी इंटरमीडिएट का जो स्टडी मटेरियल है वहां के क्वेश्चन कवर कर लेता है, वो किसी टीचर की या किसी ऑथर की बुक रेफर नहीं करता, और फिर क्या होता है पेपर में सीए फाइनल के उसको क्वेश्चन आंसर दिखते हैं। अब वो कहता है सर ये तो हमारे सिलेबस से बाहर है। नहीं सर, आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, आपको वो क्वेश्चंस भी गो थ्रू करने हैं, बड़े आसान है जी। अरे जो हमने प्रोविजंस किए हैं उन्हीं में से आपके आंसर फ्रेम होगा, घबराइएगा ना, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए सर आ जाइए जी, स्टडी मटेरियल में आ जाइए, सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में आ जाइए सर आप। और यह है सर अपना चैप्टर नंबर, मैं बताता हूं आपको, चैप्टर नंबर 14 ही है जो सीए फाइनल का जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर सर 14 है अपना। तो सर सीए इंटरमीडिएट में भी ये चैप्टर नंबर, सॉरी सीए इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 12 था ये, और जो सीए फाइनल में है ये चैप्टर नंबर 14 है सर अपना। चलिए देखिए, हम इसमें वही क्वेश्चन उठाएंगे जिनके प्रोविजंस हमने कर रखे हैं। हमने सेक्शन नंबर 9(5) के प्रोविजंस नहीं कर रखे, तो सेक्शन नंबर 9(5) के प्रोविजंस हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस नहीं करेंगे। सॉरी सर, माय मिस्टेक, ये चैप्टर नंबर 12 है सर, सीए फाइनल में चैप्टर नंबर 12 है, और जो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अब। चलिए जी शुरू करते हैं। ये सर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी इसको हम नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सर। वेदर द रेट ऑफ टैक्स दैट इज 0.50% नोटिफाइड अंडर सेक्शन 52 इज सीजीएसटी और एसजीएसटी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अरे सर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम इंटरमीडिएट में कवर कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम अभी स्किप करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3, is every electronic commerce operator required to collect tax on behalf of actual supplier? सर ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी हम नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, state whether the provisions pertaining to tax collected at source under section 52 will be applicable in below mentioned scenarios. पॉइंट नंबर ए है, Fitton sells watches on its own websites through its Fitton sells watches on its through its own website। कि Fitton जो कंपनी है वो अपनी वॉचेस को सेल करती है अपनी वेबसाइट से। और नंबर बी नंबर क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड वो इज अ डीलर ऑफ फिटन ब्रांड सेल्स वॉचेस थ्रू फ्लिपकार्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अरे सर ये क्वेश्चन भी तो हमने किया था इंटरमीडिएट में, जो भी हमने पीछे 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल का, वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम ही तो क्वेश्चन है जो हमने पीछे कवर किए थे इंटरमीडिएट में, तो सर नया कराइए ना। चलिए जी नया क्वेश्चन आता है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा जी। ए इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाइंग गुड्स थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इन कैपेसिटी ऑफ एजेंट। क्या कहता है सर, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ए के नाम से, जो कि अपने सामान को बेचती है इन कैपेसिटी ऑफ एजेंट। सर रुक जाइए, क्यों नहीं चाहिए सर? अरे हमने क्या पढ़ा था हमने डेफिनेशन में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एजेंट नहीं होनी चाहिए किसी की, यही तो पढ़ा था सर हमने। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर एजेंट है किसी सप्लायर की, अपनी मतलब किसी की एजेंट है अगर वो, तो इस केस में टीसीएस के जो प्रोविजन है वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सर आगे का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हमें आंसर यहीं से पता चल गया। तो क्वेश्चन कहता है ए इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई करती है गुड्स थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इन कैपेसिटी ऑफ एजेंट।
एजेंट की कैपेसिटी से, द गुड्स बिलोंग्स टू बी, गुड्स किसके हैं, बी के, एंड द कंसीडरेशन फॉर सच सप्लाईज इज रिसीव्ड बाय ए। क्या कहता है सर, एक सप्लायर है मिस्टर बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ए के नाम से, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो मिस्टर बी का सामान बेचता है, एंड रेमिटेड टू बी, सॉरी इसमें क्या है सर, द गुड्स बिलोंग्स टू बी एंड द कंसीडरेशन फॉर सच सप्लाई इज रिसीव्ड बाय ए। गुड्स तो बी के हैं और जो कंसीडरेशन रिसीव होता है वो ईसीओ ही रिसीव करती है और उसको रेमिट कर देती है मिस्टर बी को एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। ए रिक्वायर योर हेल्प इन अराइविंग at the rate at which tax shall be collected from the amount which is received by it against the supplies। देखिए सर, ये अगर सारा क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। इसने कहा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसने कहा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, वो एक एजेंट है और वो एजेंट की कैपेसिटी में सामान सेल करती है। तो सर इस केस में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते ही नहीं है जी, तो यहाँ पर कोई भी टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 है सर आपका, एक्स बुक अ होटल इन उदयपुर। मिस्टर एक्स एक कस्टमर है, एक होटल बुक करता है सर उदयपुर के अंदर, राजस्थान में, जो कि थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पोर्टल फॉर एन अमाउंट ऑफ 25,000। क्या बात की सर इसने, मिस्टर एक्स एक कस्टमर है उदयपुर में, किसने होटल बुक किया है उदयपुर में, थ्रू किसके किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, लेट सपोज मेक माई ट्रिप के थ्रू किया इसने होटल बुक, जिसका अमाउंट है 25,000 रुपए। मिस्टर एक्स ने मेक माई ट्रिप से एक होटल बुक किया उदयपुर के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, जिसका अमाउंट है 25,000 रुपए सर। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस द अमाउंट वाज पेबल एट द होटल एट द टाइम ऑफ चेक इन। क्या यहाँ पर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? क्या बोला सर, ये कहता है ये होटल, सॉरी जो ये होटल वाले बंदे हैं ये बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है सर इनका मेक माई ट्रिप के साथ में, होटल वाले बंदे बोलते हैं मेक माई ट्रिप को कि सर पेमेंट आप नहीं लोगे, कस्टमर आप से होटल बुक करेगा और पेमेंट आके मुझे ही करेगा, आपको नहीं करेगा। अरे सर ईसीओ की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एजेंट नहीं होनी चाहिए और जो सामान सोल्ड करेगी कस्टमर को, अगर वो कंसीडरेशन रिसीव करेगी तो ही तो टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ना सर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो पेमेंट ही रिसीव नहीं कर रहा कस्टमर से, तो यहाँ पर कोई भी टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 का। नो, एज पर द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 52 द टीसीएस प्रोविजंस शैल ट्रिगर ओनली व्हेन द ईसीओ इज रिसीविंग द कंसीडरेशन फॉर सप्लाई फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। In the present case, the supplier, that is the hotel, directly receive the consideration from the recipient of the services, that is X. Hence, the present transaction shall not trigger the TCS provisions under section 52. चलिए सर, अब सर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है सर आपका। देखिए कल हमने आपसे बात की थी, अगर मल्टीपल ईसीओज इन्वॉल्व है, अगर मल्टीपल ईसीओज इन्वॉल्व है तो इस केस में जो ईसीओ पेमेंट रिलीज करता है टू सप्लायर वो उस पर लगेंगे टीसीएस के प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है सर, सुमित्रा नंदन बुक्स अ होटल हिल पॉइंट रेजिडेंसी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है बाय जेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सुमित्रा नंदन एक कस्टमर है, वो एक होटल बुक करता है थ्रू अ ईसीओ जिसका नाम है जेड। देखिए सर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, शॉर्ट में कैसे सर, सुमित्रा को पढ़ेंगे हम एस और जो होटल का नाम है वो है होटल हिल पॉइंट, तो हम उसको पढ़ेंगे एच। सप्लायर कौन है एच, रेसिपिएंट कौन है एस, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसका नाम है जेड, जिटकॉम टेक्नोलॉजी। तो एक ईसीओ है, वो इज इन टर्न ऑफ इंटीग्रेटेड विद अनदर ईसीओ टेक सुपर who has agreement with Hill Point Residency. You are required to determine who is required to collect TCS in the given case. अरे सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या क्वेश्चन। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, एक कस्टमर है, इसने एक होटल बुक किया थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एक कस्टमर है सुमित्रा नंदन के नाम से, इसने
एक होटल बुक किया सर, हिल पॉइंट रेजिडेंसी, किसके थ्रू बुक किया? जेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो ईसीयू है। अब सर जेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है उस वो क्या करती है, एक अनदर ईसीयू है जिसका नाम है टैक्स सुपर। टैक्स सुपर से इसने होटल बुक किया। बेसिकली आप इस तरीके से समझिएगा क्वेश्चन को, कस्टमर ने बुक होटल बुक किया मेक माई ट्रिप से। अब मेक माई ट्रिप होटल बुक कर रही है एयरबीएनबी से। मेक माई ट्रिप होटल किससे बुक कर रही है? एयरबीएनबी से। अब एयरबीएनबी होटल बुक करता है हिल पॉइंट रेजिडेंसी। तो इस केस में जो हमारा मेक माई ट्रिप है वो हो गया जिटकॉम, और जो हमारी जो ये हो गया ना हमारा टैक्स ऊपर, ये हो गया एयरबीएनबी। तो एक कस्टमर ने होटल बुक किया थ्रू जेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड से। जेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने आगे एक ईसीओ से होटल बुक कराया जिसका नाम है टैक्स ऊपर। अब टैक्स ऊपर क्या कर रहा है? पेमेंट करेगा किसको? कस्टमर को, सॉरी सप्लायर को। जो टैक्स ऊपर है वो पेमेंट किसको करेगा? सप्लायर को। तो इस केस में सर टीसीएस के प्रोविजंस किस पर एप्लीकेबल होंगे? देखिए सर आप एक बार सोचिए, अपने मन में एक बार सोचिए एक बार। आंसर मैंने आपको बता ही दिया प्रोविजन के अंदर, आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर प्रोविजन के अंदर। एक बार नटशेल में आंसर पढ़ूंगा इसका। इन द गिवन केस टीसीएस टू बी कलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स ऊपर who is making payment to Hill Point Residency for the supply happening through it। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बताया सर आपको, क्या कि जो टैक्स ऊपर है जो पेमेंट कर रहा है अल्टीमेटली सप्लायर को, उस पे लगेंगे टीसीएस के प्रोविजंस, ना कि जो बीच में इंटरमीडिएट ईसीयू है। हमने कल क्या पढ़ा था सर? सर हमने पढ़ा था अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट रिलीज करेगा सप्लायर को उस पर टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे, ना कि इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लगेंगे। क्या आपको बात समझ आ रही है सर? हाँ सर हमें बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सर क्वेश्चन नंबर आपका पढ़ेंगे हम, डन सर, यहीं तक हमारे जो जितने हमने प्रोविजन पढ़े उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आंसर यहीं तक कवर होते हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्किप किया है। सर एक मिनट रुक जाओ, सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी बोलो बोलो सर। हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 है एक बार दोबारा बता दो सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आप पेन पेपर उठाइए सर, आप पेन पेपर उठाइए, आप लिखिएगा, मैं बोलता हूं आपको, आप लिखिए सर। कस्टमर कौन है? सुमित्रा नंदन एक कस्टमर है। आप राइट टू लेफ्ट लिखिएगा सर, राइट टू लेफ्ट लिखिएगा अपने पेज पे, जैसे इधर से लिखिएगा राइट टू लेफ्ट। राइट में लिखिएगा कस्टमर है, सुमित्रा नंदन एक कस्टमर है, वो एक होटल बुक करता है। होटल का नाम मत लिखिएगा, लिखिएगा अभी आप लिखिएगा सुमित्रा नंदन एक कस्टमर है, वो होटल बुक करता है। किसके थ्रू बुक करता है? जिटकॉम टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? जिटकॉम टेक्नोलॉजी। अब सर जिटकॉम जो है उसका एक एग्रीमेंट है, सॉरी जो जिटकॉम है वो क्या करेगा? अनदर ईसीओ जो कि टैक्स ऊपर है, जो हमारा ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिटकॉम, ये क्या कहती है, क्या करता है? सुपर टैक्स से, दैट इज टैक्स ऊपर से क्या करता है? जो होटल बुक करता है। अब टैक्स ऊपर सप्लायर को पकड़ता है कि हाँ जी आपका होटल हमने बुक कर लिया। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो सप्लायर है, सप्लायर कौन होगा सर इस केस में? हिल पॉइंट रेजिडेंसी। जो हिल पॉइंट रेजिडेंसी है इसको पेमेंट कौन करेगा? देखिए कस्टमर पेमेंट इसको करेगा। ध्यान से सुनिएगा सब चेन को, अगर आपने चेन पकड़ ली तो आप आंसर पकड़ लोगे सर। कस्टमर सुमित्रा नंदन पेमेंट किसको करेगा? सर सुमित्रा नंदन पेमेंट करेगा अपनी जिटकॉम को। अब जिटकॉम पेमेंट किसको करेगा सर? जिटकॉम ने एक ईसीओ है, ईसीओ अगली ईसीओ को पेमेंट करेगा जिसका नाम क्या है सर? टैक्स ऊपर। और टैक्स ऊपर पेमेंट किसको करेगा सर? टैक्स ऊपर उसको पेमेंट करेगा जो अल्टीमेटली होटल है। अरे टैक्स ऊपर पेमेंट किसको कर रहा है? हिल पॉइंट रेजिडेंसी को। तो अल्टीमेटली पेमेंट रिलीज कौन कर रहा है? सर अल्टीमेटली जो पेमेंट रिलीज कर रहा है वो टैक्स ऊपर ही तो कर रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जो
जो टीसीएस के जो प्रोविजंस लगेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लगेंगे? वो लगेंगे सर टैक्स सुपर पर। किस पर नहीं लगेंगे सर? सर ये नहीं लगेंगे जिटकॉम टेक्नोलॉजी पे। जिटकॉम टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो है, लेकिन इस केस में यहां पर टीसीएस के प्रोविजंस इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। किस पर एप्लीकेबल होंगे सर? टैक्स सुपर पर एप्लीकेबल होंगे, जो कि पेमेंट रिलीज कर रहा है टू अ सप्लायर। चलिए, क्लास हमारी खत्म होती है, लेकिन क्लास खत्म होने से पहले एक चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए सर, अब लेट सपोज इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है और एग्जाम के अंदर ये वाला ही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी कवर किया है, सुमित्रा नंदन। अब बच्चा कहेगा सर हमारे स्टडी मटेरियल में तो था नहीं ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट में, ये तो फाइनल का क्वेश्चन आ गया हमारे एग्जाम में। सर क्वेश्चन बेशक से फाइनल का है, लेकिन प्रोविजंस तो आपके पास भी थे ना इसके। क्या ये क्वेश्चन जो अभी हमने कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 7 सुमित्रा नंदन वाला, क्या इसके प्रोविजंस हमने आपको पढ़ाए नहीं थे? सर पढ़ाए थे, लेकिन सर इसके क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल में तो कवर थे नहीं, जो इंटरमीडिएट का था। कोई बात नहीं सर, फाइनल में तो थे। अरे सिलेबस में तो था आपके, क्वेश्चन कवर नहीं था आपके स्टडी मटेरियल में, तो सर आप ये नहीं कहोगे कि ये तो फाइनल का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन इंटरमीडिएट का ही है, क्योंकि प्रोविजंस इंटरमीडिएट पर भी सेम एज इट इज एप्लीकेबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, कभी भी एग्जाम में एक बार आएगा। चलिए क्लास को समाप्त करेंगे, यहाँ पर क्लास को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।